हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर का लेक्चर नंबर 6। आज की टॉपिक में अपन बात करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है और उसके मैट्रिक्स प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री समझने के लिए आपको मैं एक चीज समझाता हूँ। जो है, मैंने एक एल लेटर लिया, अल्फाबेट का एल लेटर लिया, उसमें वेक्टर ऑपरेशन लगाया 1 0 और 0 2। राइट। तो अपन डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स पे इस एल लेटर की बात करते हैं, कैसे कैसे ये रोटेट करता है। ठीक है। सबसे पहले मैं लगाता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वैक्टर। राइट। अब मैं एक्स वैक्टर की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले से आते देखता हूँ 1 और 0। तो एक्स वैक्टर लिखा मैंने 1 0। राइट। और ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 0 0 2। और एक्स वेक्टर हो गया 1 और 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास निकल के आएगा 2 0, 2 और 0। राइट। सिमिलरली आप इसके ऊपर दूसरा ऑपरेशन लगाते हो 0 और 2 का, तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी वही, ए मैट्रिक्स हो जाएगी 2 0 0 2। और एक्स ऑपरेटर हो जाएगा 0 और 2। तो मेरे पास इसका टी ऑपरेशन निकल के आएगा, वो होगा 0 और 4। राइट। तो अब इसको अपन एक्सिस पे प्लॉट करके देखते हैं। पहले मेरे पास क्या था? पहले मेरे पास था, एक पॉइंट था इधर, वो था 1 और 0, यानी इस एक्सिस पे लाई कर रहा था। और एक दूसरा पॉइंट था, यानी दूसरा वेक्टर इस एक्सिस पे लाई कर रहा था, वो था 0 और 2। अब मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया, ए मैट्रिक्स का ऑपरेशन लगाया, जो मेरे पास थी 2 0 0 और 2। फिर ये कैसे रोटेट हुआ? ये वाली चीज किस में बदल गई? 2 और 0 में, यानी ये वेक्टर थोड़ा बड़ा हो गया। राइट। और ऊपर वाली जो चीज थी वो किस में बदल गई? 0 और 4 में, यानी ऊपर वाला भी थोड़ा एक्सपेंड हो गया। यानी एल लेटर पे क्या चेंज हुआ कि वो अपनी एक्सिस पे बढ़ गया। राइट। सिमिलरली आप बी मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब अपन बी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 और 0 0। राइट। तो एल लेटर बनाते हैं अपन इस पे, तो वो रहेगा अपने पास 1 0 और 2। अब आप इस पे बी मैट्रिक्स लगाते हैं। बी मैट्रिक्स है 1 0 0। अब इस पे ये एक्स वेक्टर ऑपरेट कराते हैं इस बी मैट्रिक्स पे, तो मेरा एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा, वो है 1 और 0। राइट। यानी एल लेटर पहले कौन सी एक्सिस पे था? दो एक्सिस पे था, वो किस पे चला गया? एक ही एक्सिस पे चला गया। राइट। इसके बाद अपन सी मैट्रिक्स की बात करते हैं। सी मैट्रिक्स क्या है? -1 0 और 0 और 1। राइट। तो फिर से अपन एल लेटर की बात करते हैं। तो एल लेटर पहले था ये, पहले ये था 1 0 और 0 और 2। इस पे आप सी मैट्रिक्स अप्लाई किए। सी मैट्रिक्स है मेरे पास -1 0 0 और 1। तो अगर इस पे ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो आपके पास ये निकल के आता है, एक एक्सिस में आता है आपके पास -1 और 0, यानी इस वाले एक्सिस पे, नेगेटिव एक्सिस पे। और एक पॉइंट आता है आपके पास 0 और 2, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। यानी इसमें क्या समझ में आया आपको कि एल लेटर रोटेट हो गया, ये अपोजिट साइड में रोटेट हो गया। सिमिलरली आप डी मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिमिलरली आप डी मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये मेरा इनिशियली एल लेटर है, ये मेरे पास इनिशियली एल लेटर हो गया, और मैं इस पे डी मैट्रिक्स अप्लाई करता हूँ, जो कि है मेरे पास 1 -1 1 और 1। राइट। तो
इसके ऊपर आप ये ऑपरेशन लगाते हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मेरे पास जो एल लेटर निकल के आता है वो कुछ इस प्रकार निकल के आता है, 1 1, यानी ये प्लेन के बीच में आ जाएगा ये वाला पॉइंट 1 1 वाला, और एक पॉइंट निकल के आएगा -2 और 2। तो ज्योमेट्री से अपन क्या सीखे कि ए लेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कैसे कैसे चेंज होता है, यानी वो अपनी शेप कैसे बदलता है। अब अपन इसमें कुछ टाइप्स की बात करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशन है वो उसकी बात करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन अपने पास स्केलिंग, यानी स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग में अपन बात करते हैं, स्केलिंग मीन्स टू मेक ए शेप लार्जर और स्मॉलर, यानी किसी शेप को बढ़ाना या कम करना अपन स्केलिंग की मदद से कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। जैसे मेरे पास स्केलिंग की एक मैट्रिक्स होती है, ये वाली स्केलिंग की एक मैट्रिक्स होती है, ये आपको ध्यान में रखना है कि स्केलिंग की मैट्रिक्स कौन सी होती है, K0 0 K। अगर आप इसको एक्स वेक्टर में ऑपरेशन लगाते हैं तो आपके पास ये निकल के आता है कि इसको आप मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा KX1 और KX2, तो K आपका हो जाएगा कांस्टेंट 12 आ जाएगा, तो आपके पास ये बचता है। तो इसमें आपको ध्यान का रखना है कि स्केलिंग, आप अगर किसी क्वेश्चन में बात करता है स्केलिंग की, तो आपको सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स क्लिक करनी चाहिए माइंड में कि स्केलिंग की मैट्रिक्स का ये वाला फॉर्मेट होता है, राइट। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की, कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है। मैं पहले कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, मैंने ये लाइन कंसीडर की, मेरे पास ये एल लाइन है, राइट। इसके ओरिजिन, यहाँ पे एक ओरिजिन है, इसके ओरिजिन से एक वेक्टर जा रहा है जो कि पैरेलल है, इसके ओरिजिन से एक वेक्टर जा रहा है जो पैरेलल है एल लाइन की, राइट। यानी मैं इसको नाम देता हूँ एक्स वेक्टर पैरेलल टू एल, और इसकी ओरिजिन से, सॉरी, एक्स पैरेलल जो वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर है, राइट, जिसको मैं नाम देता हूँ एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट। अब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट लेता हूँ, यानी रिजल्टेंट मैंने लिया एक्स वेक्टर, तो मेरे पास ये क्या निकल के आया, एक्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर पैरेलल। ये कहाँ से आया, ये ट्रायंगल लॉ से आया, राइट, ठीक है। तो अब नीचे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन कंसीडर की कोऑर्डिनेट प्लेन में, जो कहाँ से पास हो रही थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, और फिर मैंने लिया एक एक्स वेक्टर लिया जो किसका सम हो रहा है, एक्स पैरेलल का और एक्स परपेंडिकुलर का, राइट। तो अब प्रोजेक्शन का क्या रोल है वो देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स पैरेलल फ्रॉम R2 to R2 इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन टू लाइन ए। इसका मीनिंग क्या निकला कि इसमें अपन एक नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं W, इसमें अपन अगर नॉन जीरो वेक्टर W लेते हैं तो वो इसके एंटी डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अपन ये W वेक्टर लेते हैं, तो अगर इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, इसका अपन डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, एक्स वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं और नीचे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर वापस इसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं W के साथ, तो ये होता है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। क्या किया, W वेक्टर का एक्स वेक्टर के साथ डॉट किया और अपॉन में इसका W वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया। W वेक्टर है क्या, एक नॉन जीरो वेक्टर है जो पैरेलल है L वेक्टर के, राइट। W वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है जो पैरेलल है L वेक्टर के, और आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अब मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, वो यूनिट वेक्टर में आ जाए। जैसे मैंने सपोज किया कि मेरा यू वेक्टर है, वो मेरा यूनिट वेक्टर है, यू वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है, राइट, और वो पैरेलल है, वो पैरेलल है एल के। तो इसका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, तो बेसिकली आपको ये वाली मैट्रिक्स ध्यान में रखनी है, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन लाइन एल। इसको कैसे रीड करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन लाइन एल इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ u1 का स्क्वायर
U1 U2 U2 का स्क्वायर और एक्स वेक्टर। तो आपको ये वाली मैट्रिक्स ध्यान में रखनी है। अगर आपको प्रोजेक्शन की बात करता है और उसमें मैट्रिक्स का कुछ पूछता है तो आपको ये वाली मैट्रिक्स क्लिक करनी चाहिए माइंड में, राइट। ठीक है, ये आप डब्ल्यू की फॉर्म में भी इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं और यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे आप क्वेश्चन करें जब भी, तब आपको यू की फॉर्म में करेंगे तो आसान पड़ेगा, राइट। वैसे आप डब्ल्यू की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन आसानी की अपन बात करते हैं तो यू की फॉर्म में आसान रहता है। तो आप ये वाला फॉर्मेट ध्यान में रखना है इस मैट्रिक्स के लिए, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलिंग मैट्रिक्स ए, फाइंड द स्केलिंग मैट्रिक्स ए दैट ट्रांसपोज वेक्टर 2 - 1 इंटू 8 - 1। यानी मैंने क्या बोला था, स्केलिंग की बात करें और स्केलिंग में मैट्रिक्स की बात कर रहा है, स्केलिंग के अंदर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो अपन इसमें एज्यूम करते हैं कि ए मैट्रिक्स है मेरे पास। मैंने आपको ऊपर बताया था क्या एज्यूम करना है, के, 0 0 और के। ये मैंने स्केलिंग की मैट्रिक्स एज्यूम कर ली, राइट। अब ये क्या कर रहा है, जो ये वाला वेक्टर है इसको इसमें ट्रांसफर कर रहा है, किसकी हेल्प से, इस ऑपरेशन को लगा के। यानी 2, -1 किस में ट्रांसपोज हो रहा है, 8 और -4 में ट्रांसफर हो रहा है, किसकी मदद से, इस मैट्रिक्स की मदद से। तो अपने को निकालना है मैट्रिक्स ए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो क्या हो रहा है बेसिकली, मल्टीप्लाई ऑफ 2 - 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स मैंने दूंगी के, 0 0 और के, और किस में ट्रांसफर हो रहा है, 8 और -4 में, राइट। अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के 0 - 1 0 के, दैट इज इक्वल टू 8 और -4, राइट। 8 और -4, राइट। तो अब ये हो जाएगा 2 के और ये हो जाएगा -के, 2 के -के इज इक्वल टू 8 और -4। अब इसको आप कंपेरिजन करते हो, तो आपके पास के की वैल्यू निकल, 2 के इक्वल कितना हो जाएगा, 8, यानी के इक्वल कितना आ जाएगा, 4। तो आपके पास ए मैट्रिक्स क्या हो गई, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 0 0 4। तो हमने इसमें किया क्या, आपको स्केलिंग मैट्रिक्स के बारे में बात की, तो अपने क्या किया, स्केलिंग मैट्रिक्स का फॉर्मेट लिखा सबसे पहले, फिर अपन जैसे क्वेश्चन ने बोला वो अप्लाई करते गए, राइट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए दैट ट्रांसपोज। ये इसमें ट्रांसपोज है किसके मदद से, ऑर्थोगोनल ट्रांसपोज की मदद से, राइट। अब ऑर्थोगोनल की बात की है तो अपन मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। तो मैंने ए मैट्रिक्स अज्यूम की जो है U1 स्क्वायर, U1 U2, ये वाला कंपोनेंट सेम होता है तो U1 U2 और U2 स्क्वायर, राइट। ये मैंने ए मैट्रिक्स अज्यूम की। अब सिमिलरली जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑपरेशन अप्लाई किया था, इसमें भी अपन सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि यू क्या है, यूनिट वेक्टर है। यू मेरे पास यूनिट वेक्टर है, यानी अपने पास एक कंडीशन ये भी है कि U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। एक कंडीशन ये भी है, अपन इसका भी यूज में ले सकते हैं, राइट। तो चलिए पहले इसमें वो लगाते हैं, ट्रांसपोज लगाते हैं। तो मैंने लगाया ए ऑफ 2 3, ट्रांसफर हो रहा है किस में हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है 2 और 0 में, राइट। तो मैं ए मैट्रिक्स लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने मानी U1 स्क्वायर, U1 U2, U1 U2 और U2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और 3 से, दैट इज इक्वल टू 2 और 0, राइट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 2U1 स्क्वायर प्लस 3U1 U2, 2U1 U2 प्लस 3U2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने पे आया मेरे पास, राइट। और इक्वल टू में वो सेम चल रहा है 2 और 0।
अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किया तो मेरे पास आया 2u1 का स्क्वायर प्लस 3u1 u2 इक्वल टू 2, और क्या आया 2u1 u2 प्लस 3u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अब मैंने आपको ऊपर एक वो वाली प्रॉपर्टी बताई यूनिट वेक्टर की, तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें आप एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी u1 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन इसमें u1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस u2 स्क्वायर। ये हमने क्यों किया, क्योंकि अपने पास दो अननोन है, हम इन दोनों इक्वेशन को एक अननोन में बना लेते हैं तो अपने सोल्व करने में आसानी रहेगी, राइट। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ u1 स्क्वायर की, तो मेरे पास सोल्व करने पे आएगा ये 3u1 u2 माइनस 2u2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और 2u1 u2 प्लस 3u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली चीज समझ लेना कहाँ से आई, ये मैंने इसमें u1 की वैल्यू पुट की, पुट u1, राइट। इसमें मैंने u1 की वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, राइट। अब इन दोनों को अपन सोल्व करते हैं। अब ये क्या है, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल, यानी अपन इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास u2 की वैल्यू जो निकल के आती है वो है मेरे पास 0, u2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0। इन दोनों को सोल्व करने पे u2 की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई, और u1 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1, राइट। ये मेरे पास u1 u2 की वैल्यू आ गई। अब मैं ए मैट्रिक्स की बात करता हूँ, ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या आई 1, यानी u1 का स्क्वायर, u1 u2 कितना हो जाएगा 0, सिमिलरली इधर भी 0, और u2 कितना है 0। तो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको, मैट्रिक्स ए पूछा था, तो हमने मैट्रिक्स ए निकाल दी। ध्यान क्या रखना था कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात करें तो अपने को उसकी मैट्रिक्स क्लिक होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए अगले अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। सिमिलरली इसमें भी अपन एक लाइन कंसिडर करते हैं पहले, इसमें अपन एक लाइन कंसिडर करते हैं। मैंने कंसिडर की कि मेरे पास एक एल लाइन है, ये मेरे पास एक एल लाइन है, राइट। इसके ओरिजिन से, इसके ओरिजिन से एक एक्स वेक्टर जा रहा है जो पैरेलल है एल के, एक एक्स वेक्टर जा रहा है जो कि पैरेलल है एल के, यानी एक्स वेक्टर पैरेलल है, राइट। और सिमिलरली ऊपर ऑर्थोगोनल में जैसे बनाया था, एक एक्स परपेंडिकुलर वेक्टर जा रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है एल के, यानी एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर, और इनके रिजल्टेंट से एक और वेक्टर है वो है एक्स वेक्टर, राइट। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी इसकी इमेज दिखे अपने को, यानी ये जो है ना एक्स परपेंडिकुलर वेक्टर, ये अपने पास नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे, यानी ये अपने को नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे, यानी नेगेटिव ऑफ एक्स परपेंडिकुलर वेक्टर, ये इसके नेगेटिव डायरेक्शन में दिखे, राइट। तो अपन इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर एट एल, लाइन एल पे एक्स वेक्टर का रिफ्लेक्शन। तो अपन थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में अपने क्या लिखा है, कंसिडर ए लाइन एल टू कोऑर्डिनेट प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। हमने एल लाइन बनाई थी, वो ओरिजिन से पास कर रही है। फिर हमने लिखा एक्स वेक्टर इन दोनों का सम है ट्राइंगल लो से, राइट। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस tx vector is equal to x parallel minus x perpendicular, x parallel minus x perpendicular is called reflection of x, यानी रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर एल इज इक्वल टू एक्स पैरेलल माइनस एक्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अपने को ये वाला चीज ध्यान में रहनी चाहिए, लेकिन इसको अपने को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना। क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है, ये वाली चीज, रिफ्लेक्शन ऑफ एल, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन लाइन एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, और 2x डॉट v, v इज इक्वल टू v
माइनस एक्स वेक्टर, यानी ये वाली चीज अपने को ध्यान में रखनी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और इसकी मैट्रिक्स की अपन बात करें, मैट्रिक्स फॉर्म की, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है ये वाली, ए बी बी और माइनस ए, यानी ये वाले एलिमेंट नेगेटिव में अपोजिट होते हैं और ये वाले सेम होते हैं। और ये वाली चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, 1 होएगा, राइट। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए दैट ट्रांसपोज, यानी किस में ट्रांसपोज हो रहा है, 7 और 1 किस में ट्रांसपोज हो रहा है, -5 और 5 में, और मैट्रिक्स निकाली हमने रिफ्लेक्शन की फॉर्म में। तो रिफ्लेक्शन की बात की तो हम रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं, जो है मेरे पास ए इज इक्वल टू ए बी बी और माइनस ए, राइट। सेम वही प्रोसेस करना है जो ऊपर 2 क्वेश्चन में किया था, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में किया था, वही सेम प्रोसेस है। ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए मैट्रिक्स है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 और 1 से, तो ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, -5 और 5 में, राइट। ये -5 और 5 में ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अलग है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। लेट वी बी द प्लेन डिफाइंड बाई, यानी ये अपने को ये प्लेन दे रखा है। अपने ने अभी किस पे बात कर रहे थे अपन, लाइन के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन ये प्लेन के ऊपर है। तो ऊपर मैंने जैसे प्लेन का कॉन्सेप्ट लिखा था, ये ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, लाइन के लिए, यानी ये लाइन के लिए है, और ये वाला वी क्या है इधर, प्लेन के लिए, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट वी बी द प्लेन डिफाइंड बाई 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0 एंड x वेक्टर इज इक्वल टू 5 4 माइनस 2। तो क्या निकाला, रिफ्लेक्शन ऑफ v, रिफ्लेक्शन ऑफ x इन प्लेन v, तो ये अपने को निकालना है। तो ये प्लेन के इक्वेशन से मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि मेरे पास प्लेन के जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में है, 2 1 और -2 की फॉर्म में है, राइट। अगर मैं इसमें यूनिट वेक्टर की बात करूं, मैं इस प्लेन में, ये प्लेन यूनिट वेक्टर में नहीं है, तो अपनी कंडीशन क्या होती है, जैसे अपने देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो इससे अपने क्या पता चलता है कि अपन जो निकालेंगे वो अपने यूनिट फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये जो वेक्टर होना चाहिए वो भी यूनिट फॉर्म में होना चाहिए। तो अपन इसको यूनिट फॉर्म में बनाते हैं। तो मैंने माना यू वेक्टर इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर माना, वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 ऑफ वी, वी कितना है 2 1 और -2। समझ में आया ना, यूनिट वेक्टर क्यों निकाला, क्योंकि अपने पास कंडीशन थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी जो वेक्टर अपन लिए वो यूनिट वेक्टर में होना चाहिए, तब हमने यूनिट वेक्टर निकाला। अब अपन रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर इन वी दैट इज इक्वल टू एक्स वेक्टर -2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वी डॉट मल्टीप्लाई बाई यू, राइट। एक्स वेक्टर -2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वी मल्टीप्लाई यू, राइट। तो चलिए अब इसमें अपन ऑपरेशन लगाते हैं। तो एक्स वेक्टर कितना है मेरे पास, अरे क्वेश्चन में गिवन है ना एक्स वेक्टर 5 4 -2, तो ये हो गया 5 4 -2 -2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वी, एक्स कितना हो गया 4 5 -2, 4 5 4 5 -2, राइट। और यू कितना हो गया डॉट
डॉट यू हो गया मेरे पास 2, 1 और -2। इसका 1/3, ये वाला 1/3 मैं बाहर ले लेता हूँ। ये वाला 1/3 मैंने बाहर लिया तो इधर कितना आया 1/3। लेकिन आगे एक और यू है, यानी इसका 1/3 और इसका 1/3, तो टोटल कितना हो गया 1/9। तो मैंने 1/9 को बाहर ले लिया, राइट। तो मेरे पास बचा एक्स वेक्टर डॉट यू वेक्टर और ये बाहर का यू वेक्टर, यानी 2, 1 और माइनस का 2। अब अपन इसको बस इसको सोल्व करना है बेसिकली। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 5, 4 -2 माइनस, इसको अपन डॉट करते हैं तो कितना आएगा, ये मेरे पास ओवरऑल सोल्व होके आता है 2, 1 -2, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। और ये बाहर यू वेक्टर का यू वेक्टर, इसमें अपने को डॉट करना है इन दोनों का, राइट। और अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर इन वी दैट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा -3, 0 और 6। ये मेरे पास आ गया रिफ्लेक्शन, राइट। तो अपने को इसमें ध्यान क्या रखना था कि ये प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कि ये प्लेन के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रहा है। बाकी अपने पहले क्या पढ़ा था लाइन के ऊपर। तो प्लेन और लाइन के बीच में डिफरेंस क्या है इस इन दोनों फॉर्मूले का है, क्योंकि प्लेन में क्या होता है एक्स वेक्टर -2x डॉट वी इंटू वी होता है, और लाइन में क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स डॉट वी यू माइनस एक्स, यानी एक नेगेटिव का डिफरेंस होता है इनमें, राइट। अब अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं रोटेशन की, कि रोटेशन क्या होता है। तो मैंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्म कंसीडर की R2 टू R2 में, राइट। तो वो रोटेट करिए फिक्स एंगल थीटा में। तो मैंने एक एक्स वेक्टर लिया, मैं लिया एक एक्स वेक्टर, और उसमें एक टी एक्स एक ट्रांसपोज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। टी एक्स वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि उसको मैंने रोटेट किया π/2 से, यानी पहले जो डायग्राम था मैंने उसको रोटेट किया π/2 से। तो पहले मेरे पास था, ये मेरे पास एक्स वेक्टर था और ये मेरे पास टी एक्स वेक्टर, टी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन था, इनके बीच का एंगल थीटा था। अब मैंने इसको रोटेट किया π/2 से, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, सॉरी, ये कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी ये परपेंडिकुलर होएगा इसके, यानी ये 90 डिग्री रोटेट करा है अपने ने, π/2 रोटेट करा है। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, इसको अपने नाम दिया y वेक्टर, राइट। अब मैं इसकी डेरिवेशन दिखाता हूँ आपको। मैंने x वेक्टर माना x1 x2 और y वेक्टर माना -x2 और x1। -x2 क्यों माना, क्योंकि अगर आप इधर वो x ही ड्रॉ करते हो तो ये वाला पार्ट इसमें नेगेटिव में चला जाएगा, एक वाला पार्ट, तो इसमें -x2 और x2 माना मैंने। ये π/2 रोटेट किया, इसके हिसाब से माना, राइट। अब मैंने टी एक्स वेक्टर ज्यूम किया, टी एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा एक्स वेक्टर प्लस साइन थीटा वाई वेक्टर ज्यूम किया, और मैंने x1 की वैल्यू एक्स वेक्टर की वैल्यू रख दी और y वेक्टर की वैल्यू रख दी। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आया कोस थीटा x1 साइन थीटा x1 माइनस साइन थीटा x2 प्लस कोस थीटा x2। और इसमें अगर मैं इसको x1 x2 को बाहर लेके लिखता हूँ एक साथ, तो मेरे पास होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और x1 और x2 एक साथ बाहर आ जाएगा, राइट। और इसको मैं x वेक्टर भी लिख सकता हूँ, राइट। तो अपने को भी इसमें ध्यान रख क्या रखना है कि कोई मैट्रिक्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है थीटा एंगल से, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना थोड़ा। कोई मैट्रिक्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है थीटा एंगल से, तो उसमें आपको ज्यूम करना है वो मैट्रिक्स बनाएगी आर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी ए माइनस बी और बी, यानी ये वाले सेम है और ये वाले अपोजिट में है। रिफ्लेक्शन में थोड़ा अलग था, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें,
इस सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स जितने भी है ना अलग अलग फॉर्मेट में, सारी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक कंडीशन सब में सेम है कि इन दोनों का स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। राइट। अब अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं कि रोटेशन विथ कंबाइंड स्केलिंग क्या है। यानी पहले अपने ने स्केलिंग की बात की, फिर अपने ने रोटेशन की बात की। अब इन दोनों को अपन कंबाइन करके देखिए तो क्या चीज है। ठीक है, तो इसमें मैं एक आर वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है स्केलिंग के रूप में, इसमें एक आर वेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर अपन इसकी वैल्यू की बात करें तो वो अपने पास क्या आती है, 1। तो इसमें सिमिलरली वो रोटेशन वाले मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। लेकिन अपन कई बार क्वेश्चन बोल देता है तो अपने को कंडीशन लगानी होती है आर वेक्टर की। राइट। बाकी इसमें रोटेशन वाले काम है सारा। तो ये तो आप रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो इसको। अब इसके बाद हम बात करते हैं शियर मैट्रिक्स की। शियर का मतलब क्या होता है। शियर का मतलब होता है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे पास पहले था ये ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी और ये मेरे पास वाई एक्सिस थी। राइट। अब शियर अगर आप इस पे अप्लाई करते हो तो वो एक्सिस अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल शियर अप्लाई करते हो तो एक्सिस बढ़ जाएगी, और अगर आप वर्टिकल शियर अप्लाई करते हो तो वाई एक्सिस बढ़ जाएगी। यानी शियर का काम क्या होता है, एक्सिस को बढ़ाना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को बढ़ाने का काम होता है। तो आपको इसमें ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल शियर क्या होता है, 1 K 0 1, और वर्टिकल शियर क्या होता है, 1 0 K और 1। इन दोनों में के का डिफरेंस है। यानी आपको ये दोनों चीज ध्यान में रखनी कि वर्टिकल शियर क्या होता है और हॉरिजॉन्टल शियर क्या होता है। राइट। अभी अपन इनका समरी देखते हैं कि अपने ने कौन कौन सी मैट्रिक्स पढ़ी, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन देखे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इस साइड मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन और इस साइड मेरे पास मैट्रिक्स। राइट। तो स्केलिंग बाय के वाली मैट्रिक्स की फॉर्म क्या थी, K 0 0 K। राइट। ऑर्थोगोनल ऑन टू लाइन एल, यानी किसी लाइन एल पे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो उस मैट्रिक्स की फॉर्म क्या होगी, u1 स्क्वायर u1 u2 और u2 स्क्वायर। और इधर u1 u2 क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल है एल के। राइट। फिर इसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन, कि किसी लाइन के अलोंग पर रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। तो उस मैट्रिक्स की फॉर्म होती है a माइनस बी बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 1। राइट। और रोटेशन की बात करें तो रोटेशन का क्या होता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। राइट। इसके बाद हम बात करें रोटेशन थ्रो एंगल थीटा कंबाइंड विद स्केलिंग आर। तो आर इधर मैंने क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट। और हॉरिजॉन्टल शियर और वर्टिकल शियर अभी मैंने जस्ट आपको बताई है। ये आपको सब ध्यान में रखना है, सारी चीज, सारी मैट्रिक्स की फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। अभी अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्वेश्चन बोल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मैट्रिक्स है जो कि रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको निकालना क्या है, उसमें एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। ये उल्टा पूछ रहा है, मैट्रिक्स दे क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले मैं रोटेशन की मैट्रिक्स मेरे हिसाब से बनाता हूँ। मेरे हिसाब से रोटेशन की मैट्रिक्स क्या होगी, कोस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा। ये मेरे हिसाब से रोटेशन की मैट्रिक्स होगी। अब क्वेश्चन के हिसाब से रोटेशन की मैट्रिक्स क्या है, ये -0.8 -0.6 0.6 और -0.8। दोनों रोटेशन की मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल होएगी। राइट। अब कंपैरिजन से निकालते हैं। कंपैरिजन करने पे आया मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8, यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस ऑफ 0. माइनस ऑफ
सॉरी माइनस ऑफ 0.8, राइट। ये मेरे पास आ गया थीटा। तो इसमें क्या था, उल्टा पूछा था, मैट्रिक्स देख के क्या पूछा था, थीटा पूछा था। तो अपने क्या किया, बेसिकली दोनों कंपैरिजन करवा दिया, राइट। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास कि मेरे को दे रखा है एल बी द लाइन इन आर क्यूब, थ्री डायमेंशन में मेरे पास एक लाइन है एल, कंसिस्ट ऑफ ओवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल ऑफ द वेक्टर। यानी ये मेरे पास वेक्टर है, ये मेरे पास वेक्टर है 2 1 2 1 और 2 का। फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 1 1 1 ऑन टू लाइन। यानी निकालना क्या अपने को, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है, राइट। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एल लिखता हूँ। एल क्या है मेरे पास, एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1, सॉरी 2 1 और 2। मैं इसको स्केलर के से मल्टीप्लाई करता हूँ। के क्या है मेरे पास, स्केलर, राइट। मैंने इसको क्या किया, स्केलर के से मल्टीप्लाई किया। तो अब मैं लगाता हूं इसमें ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन एल दैट इज इक्वल टू एक्स डॉट यू मल्टीप्लाई बाई यू वेक्टर। और यू क्या है इधर, यूनिट वेक्टर, राइट। यू मेरे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में वेक्टर क्या है, ये वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको मेरे को यूनिट वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं यूनिट वेक्टर में चेंज करता हूं, तो मेरे पास आएगा यूनिट वेक्टर ऑफ यू कैप दैट इज इक्वल टू यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू वेक्टर। यानी इसका मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो कितना आएगा मेरे पास, 3 आएगा, 3 आएगा इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/3 ऑफ 2 1 और 2, राइट। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखता हूँ। तो मैं वैल्यू रखा प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन लाइन एल दैट इज इक्वल टू, एक्स वेक्टर कितना है मेरे पास 1 1 1, और यू वेक्टर कितना है 1/3। यू वेक्टर कितना है मेरे पास 1/3, तो मैं इसमें 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3 1/3 और 2/3, राइट। और बाहर कितना है पूरे के बाहर है 2/3 1/3 और 2/, और है 2/3, राइट। अब इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व कैसे करना है, इन दोनों का पहले डॉट करना है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आप इसको सोल्व कर लेना कि इन दोनों का डॉट करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन एल दैट इज इक्वल टू 10/9 10/9 5/9 और 10/9। ये आ गया मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन एल। इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि यूनिट वेक्टर कौन सा ले, एक्स वेक्टर कौन सा ले। जिसके ऊपर बोले वो क्या होगा, एक्स वेक्टर। इसको रीड कैसे किया आपने ने, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन एल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन एल, यानी ये क्या हुआ एक्स वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर ऑन एल। समझ में आया। यानी इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि एक्स वेक्टर कौन सा लेना है, यूनिट वेक्टर कौन सा लेना है, राइट। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली। मेरे पास दे रखा है पी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू 0 -1 -1 0 एक्स वैक्टर। ये मेरे पास गिवन है, राइट। ये मेरे पास गिवन है। अब मेरे को क्या बताना है, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली बताना है कि ये क्या है, कि मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो मैं इसको कंपैरिजन कराता हूँ कि ये मेरे को ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ए माइनस ए और बी। इधर ए क्या हो जाएगा 0 और बी क्या हो जाएगा
-1 और ए स्क्वायर अगर मैं बी स्क्वायर करता हूँ तो वो भी मेरे पास कितना आता है, 1 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्शन अबाउट ए लाइन, रिफ्लेक्शन अबाउट ए लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये कैसे पता चला, इसको चेक करते हैं अपन। मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, आपको अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। कंसिडर कीजिए मेरे पास एक एक्स वेक्टर है, x1 x2, ये मेरे पास क्या है, एक्स वेक्टर है। तो मैंने निकाला p ऑफ x1 ऑफ x2 दैट इज इक्वल टू 0 -1 -1 0, और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने x1 और x2 से, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ x1, यानी आ गया मेरे पास क्या आया, x1 इजकल टू माइनस ऑफ x2, राइट। तो अगर आप इसकी वो बनाते हो, ज्योमेट्री बनाओ आप इसकी, उसने क्या बोला कि उसमें ज्योमेट्री से बताओ भाई, तो ज्योमेट्री बनाते हैं अपन। तो मैं बनाता हूँ, एक्सिस बनाता हूँ, ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस, राइट। तो अब अपन देखते हैं इसमें एक्स वेक्टर मैंने माना ये है मेरे पास, ये मेरे पास हो गया एक्स वेक्टर, दिस दैट इज इक्वल टू x1 और x2। अब मैं इसके क्रॉसपोंडिंग में जस्ट उल्टा, मेरे पास आंसर क्या है, माइनस ऑफ x2 एंड माइनस ऑफ x3, यानी किधर लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, x माइनस ऑफ x2 वेक्टर माइनस ऑफ x1 वेक्टर, ये ऐसा बनेगा कुछ। और अगर आप इस पे अगर एक लाइन खींचते हो इधर से, अगर आप इस लाइन के अलोंग देखते हो, ये ओरिजिन से पास हो रही है, अगर आप इस लाइन के अलोंग देखते हो तो ये आप ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेगी। यानी आप रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या था कि इसकी रिफ्लेक्स इसमें दिखे, यानी ये वाला जो है इसके रिफ्लेक्ट मारेगा, तो ये y इज गल टू माइनस एक्स में रिफ्लेक्शन मार रहा है। तो अपन बोल सकते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड ए नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ax वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, 3x3 की ए मैट्रिक्स है, कुछ इस प्रकार है कि ax वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किसके, इस वेक्टर के, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, ए मैट्रिक्स। तो मैं मानता हूं 3x3 की मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसा कि उसने बोला वैसा करते जाते हैं। कि उसने पहले बोला कि 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाओ, तो मैंने बना ली 3x3 की C1 C2 C3। 3x3 का मनी, क्योंकि मैंने इसमें ज्यूम किया C1 C2 C3 कॉलम है, C1 C3 कॉलम है 3x3 मैट्रिक्स के, राइट। पहले किसी ने बोला तो हमने नहीं माना। फिर अपन मानते ए एक्स वैक्टर से बताना है, यानी अपने को एक्स की नीड पड़ेगी, तो अपन एक्स वेक्टर बनाते हैं x1 x2 x3, ये मैंने एक्स वेक्टर बना लिया। अब इसने बोला कि ए एक्स को मल्टीप्लाई करो, तो अपन ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि उसने बोले वैसे करते जाओ। मैं ए एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ गया C1 C2 C3, एक्स वेक्टर आ गया x1 x2 x3। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x1 C1 प्लस x2 C2 प्लस x3 C3, राइट। अब इसने बोला है ये जो आया ax जो आया वो परपेंडिकुलर है इसके, ax परपेंडिकुलर है इसके, तो ये अपने को बताना है, कंडीशन लगानी है अब इसमें। तो कंडीशन लगाते हैं अपन, ठीक है, चलिए कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन मैंने लगाई, परपेंडिकुलर है, तो ax किसके परपेंडिकुलर है, ax इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, क्या है, वेक्टर है 1 2 और 3, तो वेक्टर हो गया 1 2 और 3, राइट। तो मैं मानता हूं
कि मेरे C1, C2 और C3 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके, V वेक्टर के, राइट। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट से सोचे, अगर आप डॉट प्रोडक्ट से सोचते हैं तो दो का डॉट जीरो होता है तब आप परपेंडिकुलर बनाते हैं। यानी मेरे पास A डॉट B जब जीरो होता है तब आप क्या मानते हैं कि वो परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या माना, C1 वेक्टर और V1 वेक्टर मेरे पास क्या हो रहा है, जीरो। मैंने माना C2 वेक्टर और V वेक्टर क्या हो रहा है, जीरो। एंड सिमिलरली C3 और V वेक्टर कितना हो रहा है, जीरो, राइट। ये मैंने माना पहले, ये मैंने अज्यूम किया कि ये तीनों कॉलम V वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, AX परपेंडिकुलर है। तो AX मेरे पास क्या आया, X1 V, सॉरी AX क्या है, X1 C1 प्लस X2 C2 प्लस X3 C3। ये किसके परपेंडिकुलर है, V के। यानी इसका डॉट कितना आएगा, जीरो। और अगर आप इसका डॉट करते हैं इस पूरे का तो वो आपके यहाँ निकल के आएगा X1 C1 डॉट V प्लस X2 C2 डॉट V प्लस X3 C3 डॉट V वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसमें, क्योंकि आपके ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तभी तो आपके पास ये जीरो आ रहा है। तो आप इसमें कुछ C1 C2 को ऐसा ज्यूम करें कि इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए, राइट। समझ रहे हो, ऐसा ज्यूम करें कि इनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए। तो मैं ज्यूम करता हूँ C1 को, ये जरूरी नहीं है कि यूनिट बने, यूनिक की बने कि ए मैट्रिक्स अपने यूनिक ही आएगी, वो इन्फाइनाइट भी आ सकती है। बस आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप C1 C2 C3 को कैसे लेते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने सी वेक्टर, सॉरी C1 कॉलम मैंने क्या लिया, 1 1 -1 लिया, राइट। और मैंने लिया C2 इज इक्वल टू C3 दैट इज इक्वल टू 0 0 0। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा ही क्यों लिया, तो आप इसका डॉट करा के देख लीजिए। किसके साथ डॉट करा के देख लीजिए, X1 C1 प्लस X2 C2 प्लस X3 C3 के साथ आप इसका डॉट कराएंगे तो आपको जीरो मिलेगा। C1 C2 C3 आपको ऐसा लेना है कि इनका डॉट करने पे आपको जीरो मिल जाए, राइट। ये मैंने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के बनाया है। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स क्या आ गई, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई जो है 1 1 -1 0 0 0 0 0 0, राइट। ये मेरे पास आ गई ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स यूनिक नहीं होएगी, यूनिक नहीं होएगी। आप इसमें कितने भी ले सकते हो, यानी नॉट यूनिक, आप इसमें कितने भी ले सकते हो, राइट। ये हुई अपनी आज के लेक्चर की आधे पार्ट की बात, जो कि अपने था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री। इसके अपन क्वेश्चन भी देखे, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बस। और थ्योरी यही रखनी है, जैसा मैंने बताया वैसा ही रखना है, राइट। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की दूसरे टॉपिक की, जो है मेरे पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट, राइट। मैट्रिक्स प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं, तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। तो मैंने अज्यूम किया मेरे पास दो मैट्रिक्स है, मैंने पहली मैट्रिक्स माना ए मैट्रिक्स, फिर माना मैंने बी मैट्रिक्स। कुछ इस प्रकार है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, यानी बी के कॉलम और ए के रो, क्या, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान सुनना। बी का कॉलम और ए के रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होएगी। मैथमेटिकली देखें इसको, तो मैंने लिए बी मैट्रिक्स ली एन क्रॉस पी की, और ए मैट्रिक्स ली पी क्रॉस एम की।
तो मेरे पास निकल गया है बी ए मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एम ऑर्डर की। अब ये एन क्रॉस एम ऑर्डर कैसे निकल गया, इसके अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका कॉलम बी वेक्टर का कॉलम पी है और ए वेक्टर की रो, सॉरी ए मैट्रिक्स का रो पी है, राइट। तो ये मल्टीप्लाई तो होगा। अगर ये वाली कंडीशन लग रही है ना, ये वाली कंडीशन, तो दो मैट्रिक्स अपन आपस में मल्टीप्लाई तो होगी। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकल के आएगी बी ए, उसको ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसका रो और इसका कॉलम का मल्टीप्लाई करके, यानी एन क्रॉस एम करके। ये होता है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, राइट। तो आपको कंडीशन क्या लगानी है मैट्रिक्स प्रोडक्ट के लिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए, राइट। अब अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में देखते हैं। द प्रोडक्ट बी इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू बी ऑफ ए एक्स वैक्टर। क्या तो आप ए एक्स को मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर बी ए को मल्टीप्लाई करके एक्स वैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जनरली फॉलो नहीं करता है। लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये इधर ए ऑफ एक्स वैक्टर बी ए ऑफ एक्स वैक्टर आप इसको लिख सकते हो, राइट। अब अपन देखते हैं कि कॉलम से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉलम ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट, सॉरी कॉलम ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बी मैट्रिक्स ली मैंने एन क्रॉस पी की, और एक मैंने ए मैट्रिक्स ली पी क्रॉस एम की, राइट। तो बी मैट सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी ए को, तो मैंने बी को बाहर रखा, और ए मैट्रिक्स कॉलम क्या है, V1 V2 अप टू Vm। ये मेरे पास बी वेक्टर, सॉरी ए मैट्रिक्स के वेक्टर है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी को एज ए स्केलर प्रोडक्ट मान के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे, राइट। अभी एक एग्जांपल लेगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले आप इतना समझिए कि मैं बी ए मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ कॉलम मैट्रिक्स के हेल्प से, राइट। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, ये मैट्रिक्स है मेरे पास बी मैट्रिक्स, और ये मेरे पास है ए मैट्रिक्स, राइट। बी मैट्रिक्स है 6 7 8 9 की, 2 by 2 की, और ये भी 2 by 2 की है। सबसे पहले चेक क्या करना होता है कि इसका रो, सॉरी इसका कॉलम और इसका रो सेम हो, ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो ये मल्टीप्लाई होएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 8 से, मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, इसका वेक्टर, इसका कॉलम वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, यानी बी ऑफ V1 और बी ऑफ V2 ऐसे। तो ये मेरे पास बी वेक्टर हो गया, ये हो गया सॉरी बी मैट्रिक्स, और ये हो गया V1 वेक्टर, ये हो गया बी मैट्रिक्स, ये हो गया V2 वेक्टर। तो बस फिर ये आपको करना आता ही है, पहले आपने सीखा था। तो ये मेरे पास निकल के आ गए बी ए मैट्रिक्स निकल के आ गई, राइट। अब अपन को प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता जनरली। अगर ए और बी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अदरवाइज ये आप प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, राइट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मेरे पास है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगला है कि मैट्रिक्स की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी ए बी का प्रोडक्ट करके आप सी से मल्टीप्लाई करो, या बी सी का प्रोडक्ट करके आप ए से मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ये, या बी ओ प्लस तो सी करके ऐड करो, या दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्केलर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए ऑफ ए डॉट ए, यानी ए मल्टीप्लाई ए क्यूब को कैसे लिख सकते हो, 3 बार ए लिख लो, या ए स्क्वायर को ए से कर लो। ये होता है ए स्क्वायर और ए क्यूब को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये हुई मैट्रिक्स प्रोडक्ट की अपन बात की। अब अपन इस पे ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द मैट्रिक्स प्रोडक्ट, कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है
कि मैंने पहली मैट्रिक्स को माना बी मैट्रिक्स, इसको माना ए मैट्रिक्स, राइट। लेकिन सबसे पहले चेक क्या करना है, ऑर्डर। ऑर्डर अपने को दिख रहा है 3/3 का है ये, और ये भी अपने पास 3/3 की है। तो अपन कॉलम मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स की हेल्प से इसको निकालते हैं। वो कैसे करेगी, पहले अपन लिखते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 0, सॉरी 0 1 -1 -1 1 -2, राइट। अब इसका ये वेक्टर v1, ये वेक्टर v2, ये वेक्टर v3, यानी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ v1 से, तो ये हो गया मेरे पास 1 3 और 2, राइट। उसके बाद मैं करता हूँ, फिर से मैं लेता हूँ बी मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 -1 -1 1 और -2, एंड v2 वेक्टर क्या है मेरे पास, v2 वेक्टर क्या है 2 2 और 1, ये मेरे पास हो गया v2 वेक्टर। सिमिलरली ये मेरे पास बी मैट्रिक्स आ गई, फिर से ये बी मैट्रिक्स मैंने लिखी 0 -1 -1 1 और -2, अब ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया बी मैट्रिक्स b1 वेक्टर के साथ, v2 वेक्टर के साथ और v3 वेक्टर के साथ। अब आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ba का प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। अब ये तो आप कर ही सकते हो ना कि x वेक्टर से आप ax वेक्टर का मल्टीप्लाई आपने कितनी बार किया है, तो अब ये तो आप कर ही सकते हो ना, राइट। तो अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल 2/2 मैट्रिसेस x सच दैट ax इज इक्वल टू x से, इन क्या दे रखा है, ax को किसके इक्वल दे रखा है, x के इक्वल में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अज्यूम करता हूँ, a मैट्रिक्स अज्यूम की मैंने 2/2 में a b c d, और x मैट्रिक्स अज्यूम की मैंने, x मैट्रिक्स हो गया मेरे पास x y z और w। अब सिंपली आपको क्या करना क्या है, इसमें ax करना है और x को इक्वल करना है। तो मैं ax का मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, ax का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, a b c d, और ये हो जाएगा x का हो जाएगा x y z w। तो आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा ax प्लस बी जेड सी एक्स प्लस डी जेड ए वाई प्लस बी डब्ल्यू और सी वाई प्लस डी डब्ल्यू, ये मेरे पास आ गया ए एक्स। अब मैं एक्स की बात करूं तो एक्स क्या आ जाएगा, ए बी सॉरी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स आ जाएगा मेरे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हो जाएगा ए बी सी और डी, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा ए एक्स सी वाई ए जेड सी डब्ल्यू बी एक्स बी वाई बी जेड डी डब्ल्यू, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इनको दोनों कंपेरिजन कराना है, यानी ए एक्स को किसी को लाना है एक्स के इक्वल लाना है, यानी इनके एंट्रीज बाय एंट्री इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एंट्री बाय एंट्री इक्वल हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वाई, और क्या हो जाएगा ए वाई प्लस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई, राइट। और हो जाएगा सी एक्स प्लस डी जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी डब्ल्यू सी वाई प्लस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू बी जेड प्लस डी डब्ल्यू, राइट। ये मैंने चार कंडीशन आ गई। अब मेरे को करना क्या है, अब मैं इस फॉर्म में तो इसको छोड़ नहीं सकता ना, मेरे को क्या पूछा है कि मैट्रिक्स पूछा है, एक्स मैट्रिक्स पूछा है, तो मैं इनमें से वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास वैल्यू निकलती है वो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ इसमें से, राइट। तो मैं इनको सोल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ इनको इक्वेशन को, तो मेरे पास जेड की वैल्यू निकल के आती है सी बी वाई वाई। क्या किया मैंने, इन इक्वेशन को सोल्व किया है, एलिमिनेट लगा के आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास जेड की वैल्यू हो जाएगी सी बी वाई
वाई, और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी बी एक्स प्लस डी वाई माइनस ए वाई अपॉन बी। यानी मेरे पास क्या है, एक्स मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है। जेड की जगह क्या आ जाएगा, सी बी वाई वाई, और बी एक्स क्या आ जाएगा, डी माइनस ए वाई अपॉन बी। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड ऑल 2 by 2 मैट्रिक्स एक्स, एक्स मैट्रिक्स पूछा था। यानी जितनी भी आपकी एक्स मैट्रिक्स बनेगी वो इसी फॉर्मेट की बनेगी, वैल्यू भले ही चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगी, ये। आप इसमें पर्टिकुलर डाटा फीड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट क्या होगी, जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी एक्स मैट्रिक्स की, वो किस फॉर्म में बनेगी, एक्स वाई सी वाई बाई बी, बी एक्स प्लस डी माइनस ए वाई अपॉन बी। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एक्स मैट्रिक्स। अगर अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो वो है मेरे पास फाइंड ऑल एक्स मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाई द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, एक्स मैट्रिक्स निकालना है, इस कंडीशन को फुलफिल करे जो। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती थी मैं एक्स मैट्रिक्स मानू क्या। ये मेरे पास दे रखी है, मैंने इसको माना ए माना, यानी ए एक्स इज टू मेरे पास दे रखा आई टू। ए मेरे पास कौन से ऑर्डर की है, ए का ऑर्डर क्या है, 2 तो रो है और 3 कॉलम है, यानी 2/3 की है। अब मेरे को पता नहीं एक्स मैट्रिक्स में क्या मानूं, मैंने एक बार के लिए इसको छोड़ दिया। सामने क्या दे रखा है मेरे को, आई टू, यानी 2/2। अब मैंने ऊपर ही आपको मैट्रिक्स प्रोडक्ट से पहले आपको एक चीज बताई थी, मैट्रिक्स प्रोडक्ट टाइम पे आपको एक चीज बताई थी कि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। यानी इसका एक्स मैट्रिक्स का आपको कॉलम तो पता चल गया, सॉरी रो पता चल गया कि इसका 3 होएगा, रो तो इसका 3 होएगा, ये तो पता चल गया। अब बात आती है इसके कॉलम की, कॉलम के लिए क्या बताया था, ये दोनों सेम होए, तो ये दोनों सेम होए, तो इन दोनों का जो अपन करते हैं ऑर्डर मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर सामने वाला और ये वाला सेम होता है, यानी एक्स मैट्रिक्स मेरे पास आ गई 3/2 की। समझ में आएगी नहीं, मैंने क्या किया, ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो आपको समझाई थी मैट्रिक्स प्रोडक्ट टाइम पे वही अप्लाई की है, राइट। तो मैं इसमें अज्यूम करता हूँ अब कि एक्स मैट्रिक्स मेरे पास हो गई ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई एफ, राइट। ये मेरे पास हो गई एक्स मैट्रिक्स 3/2 की। अब जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूँ। इसमें काम क्या था कि आप एक्स मैट्रिक्स को कैसे मानते हैं। अब मैं इसमें करता हूँ, ए से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। ए क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी ई एफ, दैट इज इक्वल टू 2/2 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के आप एक्स मैट्रिक्स बना सकते हो, राइट। तो इसमें काम क्या था कि आप एक्स मैट्रिक्स को कैसे मानते हैं। अब आप इसमें एक्स मैट्रिक्स खुद निकाल सकते हो, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी निकाल के, लेकिन एक जनरल फॉर्म में आएगी, ऐसे नहीं कि आप नंबरिंग फॉर्म में लिख रहे हो, एक वो जनरल फॉर्म में आएगी एबीसी की टर्म में, राइट। अब अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की है 2/2 की, सच दैट एक्स स्क्वायर इज 0। इसने बात की है एक्स मैट्रिक्स और क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर 0 है। तो पहले मैं एक्स मानता हूँ, एक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर, कैसा है 2/2। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0, ये हो गए 2/2 की मेरे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर मेरे पास 0 है, यानी एक्स एक्स मेरे पास क्या हो गया 0। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, इधर इसको मेरे को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये निकल के आया इज इक्वल टू 0, राइट। 0 मैट्रिक्स, यानी आप इसको 0 मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख लो 0 0 0 और 0, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा
ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, ए स्क्वायर ए प्लस बी सी, जीरो सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो 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 और जीरो, राइट। और अब मैं इसको कंपेरिजन करता हूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर कितना आ गया, जीरो, यानी ए कितना आ गया, जीरो। सी स्क्वायर कितना आया, जीरो, यानी सी कितना आ गया, जीरो। और ए बी प्लस बी सी कितना है, जीरो, यानी बी को मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना। तो मेरे पास एक्स मैट्रिक्स क्या है, जीरो 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 और बी। और इधर बी क्या है, आर्बिट्री, आप इसको कुछ भी रख सकते हो, आर्बिट्रेरी, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानी, फिर क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा करता गया, राइट। तो ये था आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।